नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 एग्ज़ाम्स के जीके पोर्शन का प्रैक्टिस सेट 3। यह प्रैक्टिस सेट आगामी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम 50 प्लस अति संभावित और महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी मददगार साबित होंगे। ठीक ऐसे ही प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के एग्ज़ाम्स में आएंगे। तो दोस्तों आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही इसको सॉल्व करने में आपका जो भी स्कोर होगा उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस जो वीडियो हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के सेट 1 और सेट 2 उनका लिंक डाला गया है, जहां से जाकर आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो साथ ही एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो चलते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? इसका आंसर है अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, ये भी है। अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार, ये भी प्राप्त है। अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार, ये भी प्राप्त है। इसका मतलब कि ये तीनों जो मूल अधिकार हैं ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, इसलिए इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? किस विटामिन की कमी होती है? इसका आंसर है प्रोटीन। कुपोषण में सबसे अधिक जो कमी होती है वह प्रोटीन की कमी होती है। अगला प्रश्न है, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? इसका आंसर है सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा नेत्र के लेंस में फोकस दूरी सही रखी जाती है। अगला प्रश्न है, सूखी बर्फ या फिर ड्राई आइस होती है। इसका आंसर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ या ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न है, चेलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर है 1991। 1991 में चेलैया समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? इसका आंसर है 14 दिनों तक। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। 2 नंबर है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। उपरोक्त कथन में कौन सा सही है? इसका आंसर है 1 नंबर जो है सही है। भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक का न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो, यह पात्र होना जरूरी है। अगला प्रश्न है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। इसका आंसर है हॉट मनी। जब कोई धन आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है तो इस प्रकार के जो धन होते हैं उसको हॉट मनी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए?
इसका आंसर है 2 माह। 2 माह के भीतर वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? इसका आंसर है सन 1963 में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? इसका आंसर है भूरी क्रांति का संबंध कोको उत्पादन चमड़ा उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? इसका आंसर है 21 अक्टूबर 1943। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न है, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है? इसका आंसर है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति गन्ने पर उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? इसका आंसर है सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी थी असहयोग आंदोलन में। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? इसका आंसर है 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च की समाप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। इनमें से कौन सा कालक्रम जो है गांधी का सही नहीं है? इसका आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह सही नहीं है। बाकी चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था और पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था, लेकिन यहाँ पर दिया गया है 23 मार्च, इसलिए यह गलत है। ये होगा 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर इसका है। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया था? इसका आंसर है चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया किस नियम के द्वारा? इसका आंसर है 1829 के नियम 17 के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। अगला प्रश्न है, वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है?
इसका आंसर है लॉर्ड एल्गिन प्रथम को वहाबियों को कुचलने का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? इसका आंसर है पल्लव। पल्लव राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था क्योंकि इसमें पाल वंश शामिल थे, राष्ट्रकूट और प्रतिहार, लेकिन पल्लव वंश शामिल नहीं थे। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो पल्लव वंश है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शव को दफनाने के अवशेष मिलते हैं। इसमें शव के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? इसका आंसर है उत्तर दिशा में शव के सिर रखे हुए मिले हैं। अगला प्रश्न है दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? इसका आंसर है सैन्य विभाग। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? इसका आंसर है ऋजुपालिका। ऋजुपालिका के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन हैं? इसका आंसर है मखली पुत्र आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? इसका आंसर है शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है मुगल काल में मुहतसिब कौन था? इसका आंसर है आचरण अधिकारी था मुहतसिब। अगला प्रश्न है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? इसका आंसर है गैलेक्टिक इकाई। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है गैलेक्टिक इकाई। अगला प्रश्न है बसावन व दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? इसका आंसर है अकबर। बसावन व दशवंत अकबर के दरबारी चित्रकार थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें है परमाणु विद्युत गृह, परमाणु विद्युत गृह और राज्य। तो नरोरा परमाणु विद्युत गृह जो है यह उत्तर प्रदेश में है, यह सही है। कुडनकुलम कर्नाटक, यह गलत है। कुडनकुलम जो है यह कर्नाटक में न रहकर यह है तमिलनाडु, तमिलनाडु में है। अगला है ककरापारा गुजरात में है, सही है। तारापुर महाराष्ट्र में भी सही। इसका मतलब कि ऑप्शन बी जो है यह राइट आंसर है। कुडनकुलम कर्नाटक में नहीं है, तमिलनाडु में है, यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है 38 समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? इसका आंसर है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, दो देशों के मध्य 38वीं समांतर रेखा स्थित है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? इसका आंसर है जलने पर
ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना यह एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? इसका आंसर है जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है, जबकि मछली का तेल यह एक अच्छा स्रोत है, पालक भी एक विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, आम भी अच्छा स्रोत है, लेकिन जंतुओं के यकृत और गुर्दे विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? इसका आंसर है वर्णाचता। वर्णाचता रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है, यह निम्न में से किसका वहन करता है? इसका आंसर है ऑक्सीजन। यह ऑक्सीजन का वहन करता है। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है गुप्त ऊष्मा। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कोशिका अंगों में किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? इसका आंसर है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है यह एक प्राकृतिक बहुलक है, इसमें लोचदार गुण होते हैं। यह इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी तत्व का रासायनिक गुण तय करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 1 और 2। इसका मतलब कि भूकंप और तूफान। भूकंप और ज्वालामुखी भूकंप और ज्वालामुखी इन दोनों चीज़ों के लिए रिंग ऑफ फायर जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, यह सही है। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, यही गलत है, क्योंकि रोहिल्ला जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, HP। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, ये भी सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, ये भी सही है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? इसका आंसर है अगुलहास। अगुलहास एक शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? इसका आंसर है गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पारा पानी पर तैरता है। यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है किस चीज से? इसका आंसर है अल्ट्रासोनिक वेव से सहायता प्राप्त होती है, तभी वो अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है कैसे? इसका आंसर है जलाकर। सूती और ऊनी रेशों में अंतर उसे जलाकर प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक का क्या होगा? इसका आंसर है बर्फ पर दबाव बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? इसका आंसर है ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं सफेद कपड़े, इसलिए गर्मी में सफेद कपड़े पहने जाते हैं। अगला प्रश्न है, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? इसका आंसर है लिथियम। लिथियम सबसे कम घनत्व वाला तत्व है। अगला प्रश्न है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। इसका आंसर है समानांतर क्रम में घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर है बॉक्साइट से एल्यूमिनियम खनिज प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, जल में अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? इसका आंसर है कैल्शियम क्लोराइड जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। अगला प्रश्न है, कैलोरी की मापन इकाई है? इसका आंसर है ऊष्मा कैलोरी की मापन इकाई है। अगला प्रश्न है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? इसका आंसर है प्रकीर्णन के कारण सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सल्फर का उपयोग होता है किन चीजों में? इसका आंसर है सल्फर का उपयोग डायनामाइट बनाने में भी होता है, गन पाउडर बनाने में भी होता है और बारूद बनाने में भी होता है, इसलिए इसका आंसर उपर्युक्त सभी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना एक कैसी क्रिया है? इसका आंसर है रासायनिक क्रिया है लोहे में जंग लगना। अगला प्रश्न है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है किस चीज का? इसका आंसर है संवहन कन्वेक्शन का उदाहरण है केतली में पानी गर्म होना। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? इसका आंसर है डायनेमो। डायनेमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है।
अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो उसके क्या चेंजिंग आएगी या क्या परिवर्तन आएगा, क्या अंतर आएगा? इसका आंसर है उसके भार में कमी आ जाएगी जब किसी चट्टान को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो। अगला प्रश्न है, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? इसका आंसर है यह नियम एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? इसका आंसर है चांदी। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक धातु चांदी है। अगला प्रश्न है, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? इसका आंसर है ताप व दाब दोनों ही घटते हैं जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न है, गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? इसका आंसर है ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होने के लिए सफेद रंग से मकान को पुतवाते हैं गर्मियों में। तो ये था दोस्तों टॉप 50 प्लस 66 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, गेस्ट क्वेश्चन पेपर पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल जीके स्टॉक्स। जय हिंद।